हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? पढ़ाई अच्छे से चल रही है आप सबकी? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो तैयारी जमकर करिए, क्योंकि 2-3 महीने बचा ही है बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हमने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ लिया था। हमने अपने सेकेंड लेक्चर में क्या पढ़ा था कि मिरर के बारे में पढ़ा था कि मिरर क्या होता है। ठीक है, मिरर के टाइप्स कितने होते हैं, मतलब दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। तो समतल दर्पण, गोली दर्पण और परवलयाकार दर्पण के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे कि समतल दर्पण जो होता है, उस समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का क्या होता है। मतलब कि अगर हमें समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अगर हमें समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे। तो हेडिंग लगा लेना, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। हम सीखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस तरीके का। तो हम मान लेते हैं कि हमारा कोई एक मिरर है, एक मिरर है। नॉर्मली क्या है, एक समतल दर्पण है। ठीक, एक समतल दर्पण है और एक सतह ले लेते हैं, मान लो। अब देखो क्या है, एक समतल दर्पण है। अब यहाँ पे हुआ क्या भाई कि यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखे हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट मतलब कि एक वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है मतलब वस्तु है। होता क्या है कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण ले जाते हैं। अब एक प्रकाश की किरण क्या करेंगे कि सतह पर ले जाते हैं और फिर यहाँ से टकरा करके फिर वहीं पे ऑब्जेक्ट के पास वापस आ जाएगा। क्योंकि हमने परावर्तन में तुम्हें बताया था, जब कोई एक हम सिंपल मिरर पे, मतलब कि समतल दर्पण पे जब लंबवत प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं तो परावर्तन मतलब आपतन के जब होती है उसके बाद परावर्तन भी लंबवत ही हो जाता है। तो वहाँ पे हमने समझाया था, तुमको याद होगा, हमने बताया था कि जब हम कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित कराते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से वो लंबवत परावर्तित हो जाती है और यहाँ पे आई की वैल्यू 0 बताया था और आई की वैल्यू भी क्या बोल रहा था, 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि जब दूसरी हम प्रकाश की किरण आपतित कराएंगे, क्या कराएंगे, दूसरी प्रकाश किरण मान लो हम यहाँ से आपतित कराते हैं और एक थीटा कोण पर आपतित कराते हैं और परावर्तन के नियम का पालन करते हुए थीटा कोण पर क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। थीटा कोण पर परावर्तित हो जाएगी। तो होता क्या है कि इसका इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं दर्पण के, और इसको भी थोड़ा हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट पे क्या बनाएगा, ये इसका इमेज प्राप्त होगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे इसका इमेज प्राप्त होगा। क्लियर है? ये क्या है, ये इमेज बना है ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यहाँ से एक हमने प्रकाश की किरण सतह पे लंबवत आपतित कराया और सतह से टकराने के बाद फिर ये वापस हो जाती है ऑब्जेक्ट की तरफ। फिर एक ऑब्जेक्ट से हम मतलब प्रकाश की किरण को आपतित कराया थीटा कोण पर और फिर ये थीटा कोण पर ही क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। क्योंकि पढ़े हो परावर्तन के नियम में हमने आपको पढ़ाया है कि जितने कोण पे प्रकाश की किरण आपतित होती है उतने ही कोण पे क्या होती है, परावर्तन हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि अब दर्पण इधर पॉलिश किया हुआ है तो हमें तो जाएगी नहीं, इसको हम खींच करके ले जाएंगे। ऐसा ये प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों किरणें आकर के मिल रही हैं। क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से और इस दर्पण के बीच की डिस्टेंस d है और इस दर्पण से इस इमेज के बीच की डिस्टेंस कितना है, d है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। इमेज आपको समझ में आया किस तरीके का इमेज बनेगा। तो हम आगे चलते हैं। आगे क्या हेडिंग लगने वाली है, जो हमने प्रतिबिंब बनाया है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो यहाँ से हेडिंग लगा सकते हैं प्रतिबिंब की विशेषताएं। प्रतिबिंब की विशेषताएं। ठीक, पहला विशेषता क्या होगी। अब थोड़ा ध्यान समझना कि जो हमारा इमेज बना है, हम वस्तु को, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे, दर्पण के सामने, और इमेज कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे।
तो पहला विशेषता ये होगा कि दर्पण के पीछे इमेज कहाँ प्राप्त होगा, दर्पण के पीछे। पहली विशेषता ये होगी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो इमेज प्राप्त हो रही है वो दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है। दूसरी विशेषता क्या होगी, किस कंडीशन में इमेज प्राप्त हो रहा है, आकार क्या है इसका। अब थोड़ा ध्यान समझना इसको। देखो वस्तु कैसे दिखाई दे रही है, ऑब्जेक्ट, इसका सर यहाँ पे है, इमेज में भी इसका सर ऊपर की तरफ है, पैर इसका नीचे की तरफ है, और यहाँ पे भी पैर इसका नीचे की तरफ है। मतलब नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अब याद करो कि हम तुम्हें क्या सिखाया था जब हम इमेज बता रहे थे, इमेज के बारे में बताए थे लेक्चर 2 में। वहाँ पे हमने तुम्हें समझाया था कि इमेज जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक आभासी एक वास्तविक। वास्तविक में मैंने बोला था कि वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा सदैव, और पर्दे पर प्राप्त किया जाएगा। आभासी में क्या बताया था, बस सीधा बनेगा सदैव और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। तो अर्थात जब सीधा बन रहा है तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा मेरे भाई, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। अच्छा, तीसरी विशेषता क्या होगी, हमने क्या बोला, जितना आकार ऑब्जेक्ट का होगा, जितनी ही आकार वस्तु की होगी उतने ही आकार इमेज का होगा। मतलब इस जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है, जितने आकार का ये होगा उतने ही आकार का इसका इमेज होगा। जैसे नॉर्मली बोले कि तुम मिरर ले लो, अगर तुम मिरर में अपना फेस देखो तो तुम्हारी जितनी आकार है उतना ही आकार मिरर के पीछे जो तुम दिखोगे, मतलब जो तुम्हारा इमेज दिखेगा उतना ही आकार तुम्हारे इमेज का भी होगा। तो हम नॉर्मली यहाँ तीसरे विशेषता बोल सकते हैं कि वस्तु के आकार की होती है। वस्तु के आकार का कैसा बनता है, वस्तु के आकार का होता है। तीसरी कंडीशन वस्तु के आकार का होता है। चौथा, अच्छा, दर्पण के सामने वस्तु की दूरी तथा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। चौथा विशेषता दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो चौथे में क्या होगा कि देखना, वस्तु की डिस्टेंस दर्पण से, जितनी दूरी वस्तु की दर्पण से होती है उतनी ही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की होती है। मतलब कि जितना तुम डिस्टेंस पे मिरर के रहोगे, तुम्हारे और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस किसका रहेगा, मिरर के पीछे जो तुम्हारा इमेज बन रहा है उस इमेज और मिरर के बीच का रहेगा। अर्थात हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि दर्पण के सामने वस्तु की दूरी तथा दर्पण के सामने वस्तु की दूरी तथा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की दूरी समान रहती है। कैसा रहती है, समान रहती है। क्लियर है। हमने चौथे में क्या बताया विशेषता, कि दर्पण के सामने वस्तु की दूरी और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की दूरी कैसी रहती है, समान रहती है। क्लियर है ना। तो 4 विशेषताएं हैं, ठीक है। तो दोनों ये चारों विशेषताएं आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला, दर्पण के पीछे बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, दर्पण के सामने, और उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। दूसरी विशेषता क्या बताया, कैसा बनेगा, सीधा और आभासी। तीसरी विशेषता क्या हो गई कि वस्तु के आकार का, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। चौथा, दर्पण के सामने से वस्तु की दूरी और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समान होती है। ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अच्छा, एक क्वेश्चन है कि क्या हम समतल दर्पण से, या मतलब क्या हम समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं। हेडिंग क्या है, क्या समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो आज हम सीखेंगे।
क्या हेडिंग है हमारा, क्वेश्चंस है कि क्या समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है या नहीं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो कोई एक मिरर है, क्या है, कोई एक मिरर हो गया है हमारा, प्लेन मिरर है। होता क्या है कि इस मिरर पे मान लो हम एक प्रकाश की किरण कोई आपतित करा रहे हैं इस कंडीशन में। ये मान लो कि कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित करा है और एक प्रकाश किरण ये आपतित करा रहे हैं, और ये होगा क्या कि ये दोनों जा करके यहाँ पीछे डॉट डॉट हो जाएंगे, क्योंकि अभिसारी किरणें जो होती हैं वो चारों तरफ से फैली हुई होती हैं, वो एक ही बिंदु पे जाकर के मिल जाती हैं, वो अभिसारी प्रकृति की होती हैं। अब देखो थोड़ा होगा क्या कि जब एक प्रकाश किरण इधर से आपतित हुई, एक प्रकाश किरण आपतित हुई, तो होगा क्या कि इसका अभिलंब होगा यहाँ पे और इसका यहाँ पे अभिलंब होगा। अब यहाँ से प्रकाश की किरण क्या होगी, परावर्तित होगी, और यहाँ से भी प्रकाश किरण क्या होगी, परावर्तित होगी। तो दोनों किरणें क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि कहीं आगे जा करके इस वाले पॉइंट पे प्रतिबिंब बना सकते हैं, कहीं इस वाले पॉइंट पे जाकर के क्या बना लेंगे, प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक, बहुत ध्यान समझना। हमने क्या बोला कि एक सिंपल मिरर है, ये हमारा एक सिंपल मिरर है, हमने एक प्रकाश किरण आपतित कराया, यहाँ से एक प्रकाश किरण आपतित कराया। अब होगा क्या कि मान लेते हैं यहाँ से एक अभिलंब होगा, क्योंकि याद करो हमने तुम्हें परावर्तन का नियम पढ़ाया है कि जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल डाल देते हैं, मतलब एक अभिलंब ले लेते हैं, और फिर वहाँ से क्या होती है कि प्रकाश किरण परावर्तित हो जाती है। देखो सेम घटना हो रहा है, यहाँ पे भी वही कंडीशन हो रहा है, प्रकाश किरण आपतित कराया, एक नॉर्मल ले लिया और यहाँ से परावर्तित हो गई। अब ये दोनों परावर्तित किरणें क्या होंगी, दोनों परावर्तित किरणें फैली हुई हैं, और ये अभिसारी किरणों का पालन करते हुए क्या करेंगी कि दोनों प्रकाश किरणें जाकर के एक बिंदु पर मिल जाएंगी। क्या होंगी कि एक ही बिंदु पर जाकर के मिल जाएंगी, और इस कंडीशन में क्या बनेगा कि समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। क्योंकि याद करो कि अगर जब प्रकाश की दो किरणें, हमने क्या बोला था, जब कोई दो किरणें अगर खुद मिलती हैं, अगर स्वयं जा कर के मिलती हैं, तो हमने सिखाया था वो कौन सा इमेज बनाता है, बोलो, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो ये स्वयं आके मिल रही हैं, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, बड़े अक्षरों में लिखेंगे, हाँ हम वास्तविक प्रतिबिंब समतल दर्पण में बना सकते हैं। अच्छा, कैसे बनाओगे भाई, रीजन क्या होगा, जब प्रकाश किरण कैसी होगी, अभिसारी प्रकृति का होगा। कैसा होगा, अभिसारी होगा, अभिसारी होगा। जब प्रकाश कैसा होगा, अभिसारी होगा, तब जब प्रकाश किरणें क्या होंगे, अभिसारी नियम का पालन करेंगे, तो उस कंडीशन में हम समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं। तो हमें क्लियर हो गया कि भाई हम समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं। अगली हेडिंग क्या है हमारा, यदि दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए। ध्यान समझना, यदि दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण घूम जाता है। यदि हम कोई सिंपल मिरर ले लें, अगर हम समतल दर्पण को क्या करते हैं, थीटा एंगल पे घुमा देते हैं, तो जो प्रतिबिंब हो बनेगा वह 2 थीटा कोण घूम जाता है। कितना घूम जाता है, 2 थीटा कोण घूम जाता है। तो हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे कि किस तरीके से समतल दर्पण को थीटा कोण घुमाने पर उसका जो इमेज बनता है वहाँ पे वो 2 थीटा कोण घूम जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। क्या है कि एक कोई एक तुम्हारा इमेज है, ये एक समतल दर्पण है, सीधी लाइन बन जा, एक समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण है, ऐसे बहुत ध्यान समझते चलना, समतल दर्पण है। हमने किया क्या, इस पे कोई प्रकाश किरण आपतित करा, यहाँ पे क्या कराएंगे कि प्रकाश की किरण आपतित कराते हैं इस पॉइंट पे। अब होगा क्या, जानते हो जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो यहाँ पे एक अभिलंब होता है, मान लेते हैं क्या है, एक अभिलंब है, और फिर ये प्रकाश किरण यहाँ से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी।
अच्छा, जितने कोण पे एक प्रकाश किरण आपतित हुई है उतने ही कोण पे प्रकाश किरण परावर्तित भी होगा। हम मान लेते हैं अल्फा कोण पे आपतित हुई और अल्फा कोण पे क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। एक हमारा समतल दर्पण है, हमने इस पे प्रकाश किरण को आपतित कराया और ये इसका नॉर्मल है, मतलब अभिलंब है। मान लेते हैं कि अल्फा कोण पे कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पे आपतित कराते हैं और फिर वो अल्फा कोण से ही क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, क्योंकि हमने परावर्तन के नियम में यही पढ़ा है। तो हम अगर आगे चले, हमने क्या बोला कि हमारा क्वेश्चन है यदि हम दर्पण को थीटा कोण घुमा देते हैं। अब हम करते क्या हैं, ये जो हमारा दर्पण है हम इस दर्पण को थीटा कोण पर घुमा देते हैं। बहुत ध्यान समझना, ये मान ये जो दर्पण है हम इस दर्पण को क्या किया, थीटा कोण पर घुमा दिया। हमारा ये दर्पण था, हमने इस दर्पण को ऐसे, ये हमारा सिंपल मिरर था, हम इसको ऐसे कर दिया, ऐसे इसको थीटा एंगल पे घुमा देते हैं, ऐसे थोड़ा, ये कितना घूम जाता है, थीटा एंगल पे घूम जाता है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझना, जब हम इस दर्पण को थीटा एंगल घुमाएंगे, जब इस हम दर्पण को, समतल दर्पण को थीटा कोण पे घुमाएंगे तो क्या होगा कि अभिलंब भी घूम जाएगा। ये क्या होगा कि अभिलंब भी थीटा कोण पे घूम जाएगा। मतलब नॉर्मली अगर हम बोलें कि जो ये हमारा अभिलंब है ये भी थीटा कोण पे घूम जाएगा। यहाँ पे जो कोण होगा ये अभिलंब का भी कितना हो जाएगा, थीटा कोण पे। अच्छा, जब अभिलंब थीटा कोण पे घूमेगा, पहले कितना था अल्फा, बाद में कितना घूमा अभिलंब, थीटा कोण, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक देखो, ये आपतित किरण था, ठीक, इतना कोण कितना है थीटा और एक कोण कितना है अल्फा, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, दोनों को अगर हम घटा देंगे क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा। बहुत ध्यान समझना, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल हमारा बना था ए वाला एंगल, ये इस नॉर्मल की बात थी, मतलब हम मान लेते हैं इसको नाम दे देते हैं एन, इसको नाम दे देते हैं एन डैश। तो एन से जो साथ जो आपतित किरण आई थी इसके साथ जो एंगल बनाया था अल्फा था। जब हमने दर्पण को थीटा कोण पे घुमाया तो अभिलंब भी क्या होता है, थीटा कोण घूम जाता है। तो ए वाली जो एंगल बच रही है, जो एंगल अलग से घूमी है, हम इतने में से क्या करेंगे, इतने में से इतने को घटा देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, नया आपतन कोण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नया आपतन कोण। तो नया आपतन कोण कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझना, जब ये आपतित किरण जब अभिलंब होगा, जब ये नया आपतन कोण हो जाएगा तो यहाँ से परावर्तित किरण भी घूम जाएगी, एक नया परावर्तित किरण भी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक नई परावर्तित किरण भी हो जाएगा। अच्छा, हमें मालूम है कि जितना हमारा आपतन कोण होगा नया, उतना ही हमारा परावर्तन कोण होगा नया। कितना होगा, परावर्तन कोण ए वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल हमारा होगा कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। कितना हो जाएगा भाई, अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। अगर इसका नाम देना चाहते हो तो नाम दे सकते हो, इसका दे सकते हो तुम ए दे दो, इस वाले पॉइंट पे दे दो बी, और तुम ये जो किरण आ रही इसको दे दो सी, और इस वाली को दे दो सी डैश। क्लियर है, ये हमारा सी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सी डैश। बहुत ध्यान समझना, अब हो क्या रहा है कि यही जो एंगल घूमा है, यहाँ पे जो ये जो एंगल घूमा है, ये जो परावर्तित किरण हुई है अल्फा माइनस थीटा पे जो नया परावर्तन कोण बना है, और यही परावर्तन कोण नई वाली और एक पुरानी वाली जो परावर्तन कोण है इनके बीच कितना थीटा होगा, 2 थीटा। यही कहता है ना, यदि दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण घूम जाता है। ये जो परावर्तन हो रही है ये कितना घूम जाती है, 2 थीटा घूम जाती है। यही हमें निकाल करके बताना है। फिर से ध्यान से समझना, इस चित्र को कोई जल्दीबाजी नहीं है। हमने क्या बोला, जब आपतित कराया अल्फा कोण पे परावर्तित भी हुई, एक नॉर्मल लिया था। जैसे ही हमने समतल दर्पण को थीटा कोण पे घुमाया, वैसे ही जो हमारा अभिलंब था वो भी थीटा कोण पे घूम जाता है। और अभिलंब जैसे ही थीटा कोण पे घूमता है, परावर्तन कोण जो होता है, जो आपतन कोण होती है वो कितना हो जाती है, अल्फा माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही हमारा हमें पढ़े हैं कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है।
जब नई आपतन कोण अल्फा माइनस थीटा है तो नया परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आओ हम आगे चलते हैं। अगर हम इसकी गणना करें, हम इसकी क्या करें, अगर हम इसकी गणना करें क्या होगा, ध्यान से समझना थोड़ा। हम कोण चलते हैं कि कोण ए बी सी में, कोण ए बी सी में, ध्यान समझना, ए बी सी में, इसमें अल्फा अल्फा कितने एंगल हैं, 2 बार हैं अल्फा अल्फा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कितना अल्फा हो जाएगा, बोलो 2 अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 अल्फा। अगर हम बात करें कोण ए बी सी डैश में, इसमें बात करें ए बी सी डैश, ध्यान समझना, ए बी सी डैश, तो ए बी सी डैश के लिए कौन कौन सा एंगल हो रहा है, देखो इसके लिए एंगल एक हो रहा है अल्फा माइनस थीटा, और इसके लिए भी एंगल कितना हो रहा है, अल्फा माइनस थीटा। तो अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा कितना हो जाएगा, बोलो भाई। तो देखो अल्फा अल्फा 2 अल्फा माइनस 2 थीटा, तो यहाँ से कोण ए बी सी डैश की जो वैल्यू आएगी कितना आएगी, 2 अल्फा माइनस 2 थीटा। अब थोड़ा ध्यान समझना, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कोण सी बी सी डैश। हमें इस वाले कोण की बात करना है, जब हमने दर्पण को थीटा कोण घुमाया तो अभिलंब थीटा कोण घूम जाता है, और जब अभिलंब थीटा कोण घूमता है तो हमारा जो आपतन कोण, नई आपतन कोण बनती है वो अल्फा माइनस थीटा हो जाता है। और जैसे ही आपतन कोण नया बनता है वैसे ही परावर्तन कोण भी नया बनता है परावर्तन के नियम के अनुसार, तो ये भी अल्फा माइनस थीटा हो जाती है। तो यही जो एंगल घूमा, यही जो परावर्तित हुई जो नई किरण, इनके बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है यही 2 थीटा होता है, हमें यही प्रूव करना है। तो हम एंगल अब क्या ले लेंगे, कोण सी बी सी डैश, कोण सी बी सी डैश। तो अब होगा क्या, ध्यान समझना, कोण सी बी सी डैश में से अगर हम इस पूरे एंगल को ए बी सी को और उसके बाद कोण ए बी सी डैश को, इतने एंगल को और पूरे इतने एंगल को अगर हम सब्ट्रैक्शन कर दें, घटा दें, तो हमारा कोण सी बी सी डैश निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि कोण ए बी सी माइनस कोण ए बी सी डैश। तो यहाँ से अगर हल करते हैं तो ए बी सी की वैल्यू 2 अल्फा है, माइनस कोण ए बी सी कितना निकला है, 2 अल्फा माइनस 2 थीटा। तो हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, एक कैंसिलेशन हो जाएगा, आएगा कितना, 2 थीटा। तो कोण सी बी सी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 2 थीटा। तो हमें यही क्या करना था, ये हल करना था। यदि दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना घूम जाता है, 2 थीटा कोण घूम जाता है। ठीक है ना, तो क्लियर है यहाँ तक भाई। तो इसमें नॉर्मली बहुत ईजी, हमने क्या बताया कि थीटा कोण हमने जैसे दर्पण को थीटा कोण घुमाते हैं हमारा अभिलंब थीटा कोण घूम जाता है, और जैसे ही अभिलंब थीटा कोण घूमता है वैसे एक नई आपतन कोण बन जाती है अल्फा माइनस थीटा, और जैसे ही नया आपतन कोण बनता है वैसे ही एक नई परावर्तन कोण भी बन जाती है अल्फा माइनस थीटा। अब जब नया परावर्तन कोण ये जो बन रही है, ये जो सी डैश बन रही है, इनके बीच सी डैश और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है यही एंगल क्या है, हमारा 2 थीटा है। ठीक है ना, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया भाई, सबको समझ में आ रहा है। देखो अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम आपका सलूशन हम देने का कोशिश करेंगे। कोई किसी को कोई भी किसी भी टॉपिक पे अगर प्रॉब्लम होती है रिलेटेड रे ऑप्टिक्स से तो आप कमेंट पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का हम सलूशन आपको दे देंगे। तो हम अगली हेडिंग पे चलते हैं। देखो कभी कभी होता है जैसे कि तुम्हें महसूस हुआ होगा कि तुम अगर दर्पण की तरफ अगर तुम भागते हो तो तुम्हारा इमेज भी तुम्हारी तरफ ऐसे महसूस होता है कि भागते हुए आता है। मतलब यदि हम दर्पण की ओर वी वेग से भागते हैं, अगर हम दर्पण की ओर वी वेग से भागते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी हमारी ओर वी वेग से भागता है। कभी महसूस किए हो कि तुम कोई मिरर है, अब तुम मिरर की तरफ अगर वी वेग से भागो, कोई भी वेग हो, तो वो जो तुम्हारा इमेज बनेगा, जो तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा, वो भी तुम्हारी तरफ वी वेग से भागता हुआ
आता है, ऐसा तुम्हें दिखाई देता है। तो क्या होता है, हम यहाँ पे इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो है क्या कि हमारा कोई एक मिरर है, ये समझ लेते हैं क्या है। एक मिरर है, ये हमारा एक समतल दर्पण है। ठीक, अब समतल दर्पण मान लेते हैं एक हमारा कोई एक सतह है। अब समझ लिया, यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इस ऑब्जेक्ट का ये क्या है, इमेज है। ठीक, तो ध्यान समझना, ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का ये क्या है तुम्हारा, ये इमेज। या ऐसे समझो, ये तुम हो और ये तुम्हारा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। ठीक, अच्छा, तुम्हारा यहाँ से बीच की जो डिस्टेंस है मान लेते हैं x, इस यहाँ से जो इमेज का डिस्टेंस है कितना मान लेते हैं, y है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी प्रतिबिंब में पढ़ा था कि जो x होगा वो y के बराबर होगा। क्यों, याद है ना, हमने यही पढ़ा था ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट की और मिरर से डिस्टेंस और इमेज की मिरर के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है। तो हम मान सकते हैं कि जो x होगा वो y के बराबर होगा। क्लियर है, तो हम करें क्या कि यहाँ पे समय के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ कर देते हैं कि इधर देखो x बराबर y होगा। हमने क्या बोले कि समय के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, अब हम जब समय के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे तो होगा क्या कि dx by dt इक्वल टू dy by dt। ठीक, हमें क्या लगता है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट मतलब जब कोई भी वस्तु अगर मिरर की तरफ भागती हुई है v वेग से, तो ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब मतलब इमेज भी मिरर की तरफ v वेग से भागता है। मतलब ऐसा लगता है वो हमारे तरफ v वेग से भागता हुआ आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात इसका डिफ्रेंसिएशन जब करते हैं तो dx by dt और dy by dt आता है। तो dx by dt क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा v0, और ये क्या है dy by dt, ये इमेज है, अर्थात कि इक्वल हो जाएगा किसके, vi के। मतलब दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा v0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा vi। ठीक है, ध्यान समझना, मतलब कि दोनों का जो वेग होता है क्या होता है, वेग बराबर होता है। क्लियर है। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ऐसा आता होगा कि सर बुक में दिया रहता है कि अगर जो हमारे ऑब्जेक्ट है और जो उसका इमेज रहता है वो प्रतिबिंब की तरफ दोगुने वेग से भागता हुआ आता है। ठीक है ना, तो नॉर्मली है, क्योंकि जब वो आएगा क्या होगा कि इसमें जो ये दोनों कंडीशन में जब रिफ्लेक्शन होता है, ये जा करके क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो जो इमेज होती है वो उसका ऋणात्मक दर के दुगुना वेग से क्या होता है, भागते हुए दिखाई देता है। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या है हमारा कि दो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की संख्या। मतलब अगर हम कोई दो सिंपल मिरर ले लें और उनके बीच में जो एंगल होता है, उनके बीच में जो हम अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो उन वहाँ से जो इमेज की संख्या बनेगी, हम उसे निकालना कि कितने प्रतिबिंब की संख्या बन सकती है। ठीक है, तो हेडिंग क्या रहने वाला है कि दो समतल दर्पण से बने समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की संख्या क्लियर है यहाँ तक। क्या है हेडिंग, दो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की संख्या। जैसे मान लो कि दो हमारा क्या है, सिंपल मिरर है, एक ये हो गया हमारा सिंपल मिरर है और एक ए हो गया हमारा क्या है, सिंपल मिरर है। एक देखो,
इनके बीच में मान लेते हैं थीटा एंगल है। कितना एंगल है भैया? थीटा एंगल है। यहाँ पे कोई हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं ए बी। क्या है हमारा? ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक, कह क्या रहा है? इसके कहने का मतलब है कि जो ये समतल दर्पण है ना, ये दोनों जो सिंपल मिरर है, इनके बीच में जो हम ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की कितने इमेज बनेगा, इमेज की जो संख्या होगी कितने इमेज बना सकती है। ठीक है, तो इनमें देखो 2-3 रूल हैं। पहला रूल क्या है भैया? पहला रूल ये होता है, सूत्र होता है कि n बराबर 360 डिग्री बाई थीटा। और एक कब होगा? जब हम विषम के लिए बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे अगर बोल दें कि जैसे कि अरे 2 समतल दर्पण प्रतिबिंबों के बीच में हमारा कोण कितने डिग्री है? 5 डिग्री है। नॉर्मली अगर मान लेते हैं तो 30 डिग्री मान लेते हैं, तो 30 डिग्री अगर बोलेंगे तो कट जाएगा, 12 आएगा आंसर, तो हमारा विषम होगा नहीं। तो इसके लिए इसी तरीके से कोण दे देगा, हम यहाँ से निकालेंगे। दूसरी क्या होती है? n बराबर 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा, और किस में आएगा? सम में, और उसमें से माइनस से क्या करेंगे? घटा देंगे। क्लियर है? माइनस से क्या करेंगे? घटा देंगे। जैसे हमने क्या बोला कि अगर इनके बीच की, अगर इन दोनों इमेजों के बीच की, थोड़ा ध्यान समझना, अगर हम इन दोनों इमेजों के बीच में एंगल हम कितना दे दें? 30 डिग्री। कितना दे दें? 30 डिग्री। अगर हम इसकी संख्या पूछें तो क्या होगा? n इक्वल टू होगा 360 डिग्री डिविजिबल बाई 30, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। n बराबर कितना आएगा? 12। अब 12 क्या है? सम है, तो हम क्या करेंगे? हम सूत्र क्या कहता है? इसमें से एक घटा देंगे, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी? बोलो, 11। कितना बनेगा? 11 बनेगा। क्लियर है ना? तो तीसरा क्या होता है? थीटा बराबर 0 अगर रखा है, यदि थीटा बराबर 0 रखा है तो दर्पण समांतर होगा। बहुत ध्यान समझना, क्या हो जाए? दर्पण समांतर होगा। यदि हम थीटा बराबर 0 डिग्री रख दें तो दर्पण समांतर होगा। और अगर हम, मेरे भैया मेरी बात समझो मेरे बाबू, अगर हम थीटा की जगह 0 पुट कर दें, तो अगर हम किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो तुमको मालूम होगा वो क्या होता है? अनंत, अपरिभाषित रहता है, मतलब उसकी अनंत वैल्यू आ सकती है। हम अर्थात अगर हम सिंपल मिरर में, अगर 2 सिंपल मिरर है, अगर हम उन दोनों के बीच में एंगल, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो वहाँ पे जो इमेज की संख्या बनेगी, जो इमेज की टोटल ऑफ नंबर्स इमेज होगा, वो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। तो हमें डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना इमेज हमारा वहाँ पे बनेगा, इमेज ऑफ नंबर्स कितना हमारा वहाँ पे होगा, ये हम क्लियर नहीं कर सकते। मतलब कितने प्रतिबिंब की संख्या बनेगी हमें डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों 0 होता है? जब 0 हुआ तो दर्पण समांतर कैसे होगा? थोड़ा ध्यान समझना। याद होगा तुम कक्षा 11 में भाई त्रिकोणमिति पढ़े होगे, बहुत सारे फिजिक्स में पढ़े होगे। अगर कोई समांतर रेखा जाती है तो इनके बीच में कोई एंगल नहीं बनता, तो यहाँ पे हम थीटा बराबर क्या ले लेते हैं? 0 डिग्री ले लेते हैं। ठीक, क्लियर है ना? तो जब 2 दर्पण आपस में समांतर हो जाती हैं तो उनके बीच का कोण कितना हो जाता है? 0 डिग्री हो जाता है। और जब 0 डिग्री होगा, हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो आएगी कितना आएगा? अनंत आएगा। मतलब कि अगर 2 समतल दर्पण हैं, मतलब वो एक दूसरे के समानांतर हैं, तो वहाँ पे जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री होगा, और वहाँ पे बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या जो होगी कितनी होगी? अनंत होगी। ठीक है ना? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ तो भाई आगे चलते हैं। देखो, हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना, हम समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है कि नहीं, और यदि हम समतल दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो जो प्रतिबिंब होती है वो 2 थीटा कोण पे घूम जाता है। तो मतलब हम बहुत से सारे चीज़ें समतल दर्पण से रिलेटेड पढ़ लिए हैं। आपको जितना हमने पढ़ाया है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप, अगर कुछ टॉपिक में आपको अगर तुम्हें समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, हम उसका सलूशन अगले वीडियो में दे देंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या रहेगा? गोली दर्पण। क्या रहने वाला है? गोली दर्पण। अब हम गोली दर्पण के बारे में थोड़ा पहले पढ़ते हैं। क्या होता है गोली दर्पण? तुमने क्लास 10th में पढ़ा होगा। गोली दर्पण नॉर्मली अगर बोला जाए कि एक गोला होता है,
इस गोले एक खोखला गोला होता है और इस खोखले जो गोला होता है इसका पूरा जो परावर्तक तल होता है, जो सतह होता है, वह एक क्या होता है, सर्कल स्पेरिकल होता है, मतलब गोली होता है। उसी को हम गोली दर्पण कहते हैं। होता क्या है कि जब इस स्पेरिकल मिरर को जब 2 भागों में विभाजित किया, जब इसको हम बीच से काटा गया, इसके 2 पार्ट निकले। इस खोखले गोले के क्या निकले, 2 पार्ट निकले। एक को हमने अवतल दर्पण दिया। किसी भी एक स्पेरिकल मिरर को अगर काटा जाता है, बीच से खोखले गोले को काट दिया जाता है, उसमें 2 भाग निकलते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण बनता है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, अवतल दर्पण के बारे में नॉर्मली समझ लेते हैं कि क्या होता है अवतल दर्पण। जैसे मान लो कोई एक अवतल दर्पण है, ये ऐसे समझ लो, ये पीछे से क्या है, पॉलिश कर दिया गया है, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से समझते चलना। देखो ये चीज़ें अगर यहाँ से आप समझोगे तभी आप क्या होगा ना कि आगे हम हर चीज़ें पढ़ पाएंगे। तो ये मान लो क्या है, ये जो पॉइंट होता है P, मतलब हम इसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, A से B, यहाँ पे एक क्या है, कोई बिंदु है C, और यहाँ पे कोई एक बिंदु है या, ठीक। अब है क्या भाई कि ये जो एक सतह गई है, जो रेखा गई है, ये इस रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष बोला जाता है। और ये क्या होती है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और ये क्या होता है, हमारा फोकस होता है। क्या होता है, फोकस। हम मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट पे कहीं इसका इमेज बन रहा है, A डैश V डैश इसका इमेज बन रहा है, ठीक। तो इसमें नोट क्या क्या करने की बात है, पहली बात क्या है नोट करने के लिए, थोड़ा ध्यान समझना। अगर हम P से F की बात करें, कहाँ से कहाँ तक, P से F या P से C तक बात करें, तो P से C तक जो होगा वो R होगा, जिसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोला जाता है भाई, वक्रता त्रिज्या। अगर हम P से F की बात करें, P से F तो ये होता है स्मॉल f, इसको बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोला जाता है, फोकस दूरी। अगर हम P से A की बात करें, P से A की बात करें, इसे बोलते हैं U, जो होगी हमारी वस्तु की दूरी। क्या होगी, वस्तु की दूरी। अगर हम P से A डैश की बात करें, P से A डैश की बात करें, ये होगा V, जिसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना। तो ये अवतल दर्पण का था। ये एक अवतल दर्पण होता है, अंदर की तरफ क्या होता है, इसका जो सतह होता है अंदर की तरफ होता है, ये हमारा अवतल दर्पण होता है। ये जो एक सीधी लाइन गई है देख रहे हो, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ये जो बिंदु होता है, जो दर्पण के एक होता है, ये बिंदु यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव होता है, जिसे पोल कहते हैं। ये वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, फोकस है। और मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था ए बी, और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बन रहा था A डैश B डैश। तो हमने ध्रुव से C तक देखा, तो क्या है, PC की दूरी बराबर क्या होता है, R मतलब वक्रता त्रिज्या, PF बराबर होता है स्मॉल f मतलब फोकस दूरी, P से A तक क्या होगा, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की दूरी, P से A डैश तक क्या होगा, V मतलब प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। कल हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे इसके आगे कि अवतल दर्पण द्वारा जो इमेज बनता है, कितने इमेज बनते हैं, 6 इमेज बनते हैं, जानते हो क्या, कौन सा, कैसे, इसका नियम क्या होता है इमेज बनाने का, तो हम वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो आज तक आपको जैसे जो यहाँ मतलब लेक्चर 3 देख रहा है, लेक्चर फर्स्ट या सेकेंड नहीं देखा है, वो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड का, वहाँ से जाके उसको देख लेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई भी चीज़ें समझ नहीं आता टॉपिक, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। हम वहाँ से आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपने उस टॉपिक को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बिना झंझनाहट के आप लोग बेहिचक कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा क्या करिए, आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को थोड़ा और लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों के पास जो लोग क्लास 12th में हैं। अभी इसी चैनल पे आपको जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, आपका मॉडल पेपर कराया जाएगा, आपको इम्पॉर्टेंट रिवीजन कराए जाएंगे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए,
ठीक है, आज के लिए बाय बाय। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।